हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट सितंबर 2024 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंटेंट थियरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। ऑप्शंस हैं हर्सबर्ग मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स, एल्डरफर ईआरजी नीड्स, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशंस। हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पर हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर्स, ये दिया है फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने। फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने मोटिवेशन हाइजीन थियरी या इसे हम 2 फैक्टर थियरी भी कहते हैं ड्यूरिंग 1950s। दूसरा है ईआरजी थियरी। यहाँ ईआरजी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। ये दिया है क्लेटन एल्डरफर ने इन द ईयर 1969। नेक्स्ट है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने अपनी नीड हायरार्की थियरी में 5 नीड्स की बात की है जो एक पर्सन को मोटिवेट करती हैं। ये आया था इन द ईयर 1943। फिर है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की बात की है। ये आया था ड्यूरिंग 1920s। और नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस गिवन बाय जॉर्ज एल्टन म्यो, ये आपकी आई थी 1930s और 40s के टाइम पे। अब यहाँ एक और बात है कि ये सभी क्या है, आपकी कंटेंट थियरीज हैं, मोटिवेशन की कंटेंट थियरीज हैं। कंटेंट थियरीज का मतलब है ये ऐसी थियरीज हैं जो इस बात पे फोकस करती हैं या इस बात को आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं। ये इस बात पे एम करती हैं कि पर्सन की क्या डिजायर है, क्या नीड है जिसको वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसको मोटिवेट करेंगे। तो ये सभी क्या है, आपकी कंटेंट थियरीज है। अब अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी साइंटिफिक मैनेजमेंट डी, फिर आएगी आपकी ह्यूमन रिलेशंस ई, फिर आएगा आपका मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि सी, तब आएगा हर्सबर्ग्स 2 फैक्टर थियरी या मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स, और फिर लास्ट में आपका आएगा एल्डरफर्स ईआरजी नीड्स। यानी सीक्वेंस हमारा बन रहा है DECAB। तो यहां देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following antecedent conditions explain intergroup conflicts? ऑप्शंस है पर्सनल डिफरेंसेस, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रोल इनकम्पैटिबिलिटी, टास्क इंडिपेंडेंस और ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्विटी। देखिए इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है जो ग्रुप्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में जब डिसएग्रीमेंट या टेंशन होती है तो उसे हम इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कई कारणों से हो सकती है, जैसे कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो सकती है, डिफरेंट गोल्स एंड वैल्यूज की वजह से हो सकती है, टास्क कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसके अलावा स्टेटस और आइडेंटिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर की जो जो कंडीशंस हैं उनमें से पहला है आपका कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो ग्रुप्स के बीच में अक्सर फंड्स को लेकर के, बजट को लेके या सप्लाईज, स्पेस को लेकर के या पर्सोनल, इनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। दूसरा है टास्क इंटरडिपेंडेंस। अगर दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो ज्यादा चांस होता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने का, क्योंकि डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बने रहते हैं। थर्ड है ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्यूटी। अगर अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को लेकर के।
और फोर्थ है यहाँ पे स्टेटस स्ट्रगल्स। कोई एक ग्रुप इस बात की कोशिश करता है कि वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करे और दूसरे ग्रुप को ये लगता है कि ये उसकी स्टेटस के लिए एक थ्रेट है, एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट दोनों ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप को ये फील हो कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, जॉब असाइनमेंट, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस सिंबल, प्रिविलेजेस इन कंपैरिजन टू दी अनदर ग्रुप। यानी एक ग्रुप को ऐसा लग सकता है कि दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में उन्हें अच्छे रिवॉर्ड्स, जॉब असाइनमेंट, अच्छी वर्किंग कंडीशन, प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या क्या हैं। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्विटी होगा। तो देखिए कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज और ज्यूरिसडिक्शनल एम्बिग्विटी होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर सीक्वेंसेस बने हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो टास्क इंडिपेंडेंस दिया है ये यहाँ पर होना चाहिए टास्क इंटरडिपेंडेंस। तो उस हिसाब से यहाँ पे डी भी सही होगा, बी, डी और ई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, बी, डी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंसाइंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आउटगोइंग, केयरिंग, क्रिएटिव और डिपेंडेबल। तो देखिए ये जो ट्रेट्स हैं इनको हम कहते हैं बिग 5 मॉडल। ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बिग 5 मॉडल हैं जिसमें 5 चीजें आती हैं। शॉर्ट में इसको हम याद रखेंगे ओशन। ओशन में ओ का मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी का मतलब है कंसाइंटियसनेस, ई है आपका एक्स्ट्रावर्जन, ए है एग्रीएबलनेस और एन है न्यूरोटिसिज्म। कंटेम्पररी पर्सनालिटीज थी, उनका मानना था कि 5 डायमेंशंस हैं किसी भी पर्सनालिटी को लेकर के जिसको बिग 5 कहा गया है। सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। दैट मीन्स समवन हु इज एंगेज्ड विथ न्यू आइडियाज और इज क्रिएटिव। ऐसा पर्सन जो क्रिएटिव है, जिसका ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्यूरियस हो वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, ऐसे ट्रेट को हम कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेजिनेटिव, क्यूरियस, ओपन माइंडेड, क्रिएटिव, एडवेंचरस और इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस का मतलब है हायर लेवल ऑफ थॉटफुलनेस। ऐसा पर्सन जिसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो और ऐसे पर्सन पे लोग डिपेंड करते हैं, डिपेंडेबल व्यक्ति होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड पर्संस। ये ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, बहुत सोच समझ करके अपने काम को करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ऐसा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है जो बहुत एक्साइटेड रहते हो, बहुत सोशल हो, आउटगोइंग पर्सनालिटी के होते हैं, टॉकेटिव होते हैं और एक्सप्रेसिव होते हैं। इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव हैं, असर्टिव हैं। यानी अपनी बात को कहने में ऐसे व्यक्ति कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको अपनी जो बात कहनी होती है उसमें वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी डिजायर्स को बहुत क्लियरली बताते हैं, रिस्पेक्टफुली बताते हैं और किसी को बुरा ना लगे इस तरह से बताते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो, काइंड हो, अफेक्शनेट हो, कोऑपरेटिव हो। यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत केयरिंग हो, कोऑपरेटिव हो, ट्रस्टवर्दी हो, सपोर्टिव हो, सेल्फिश ना हो, ऐसी जो ट्रेट होती है उसे हम एग्रीएबलनेस कहते हैं। और लास्ट है न्यूरोटिसिज्म। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल की टेंडेंसी कि वो नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको हम कहते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी।
पर्सन इज इमोशनली अनस्टेबल। ऐसे लोग बहुत एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें, सबसे पहला है कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस का मतलब है समवन हु इज गोल ओरिएंटेड एंड इज डिपेंडेबल। तो ए का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ। दूसरा है एग्रीएबलनेस, समवन हु इज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव। तो बी का आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन, यानी समवन हु इज वेरी सोशल एंड आउटगोइंग। तो सी का यहाँ आपका फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी समवन हु इज वेरी क्रिएटिव, जो नई चीजें सोचता हो, नए एक्सपीरियंसेस लेना पसंद करता हो। तो यहाँ आपका डी का थर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not good for bargainers while bargaining with employees? Options हैं, do not hurry, build a reputation of being fair but not firm, next is strive to keep some flexibility in your position, और fourth है respect the importance of face saving for the other party। तो देखिए यहां पर बात की जा रही है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में नेगोशिएशंस होती हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वेजेस, वर्किंग आवर्स, बेनिफिट्स और अदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसको लेकर के बार्गेनिंग होती है, यानी कि नेगोशिएशन होता है। दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका एम्प्लॉयर होता है और दूसरी तरफ से आपके एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आपके ट्रेड यूनियंस, और ये लोग एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर आने की कोशिश करते हैं जो दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को पूरा करता हो। अब जब कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा रही है तो उस केस में यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहां पर सेकंड वाला देखिए करेक्ट होगा, बिल्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग फेयर बट नॉट फर्म। एक एम्प्लॉयर की रेपुटेशन फेयर की है लेकिन फर्म नहीं है, तो ये सिचुएशन सही नहीं कहलाती। बाकी बिल्कुल सही है, उसे जल्दी में नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ करके ये नेगोशिएशंस करने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि म्यूचुअल अग्रीमेंट पे काम किया जा सके, और दूसरी पार्टी की नीड्स को समझना ताकि एक बेटर आउटकम और पॉजिटिव रिलेशनशिप बन सके, ये जरूरी है। लेकिन बीइंग फेयर बट नॉट बीइंग फर्म, ये रेपुटेशन सही नहीं है। तो देखिए दो टर्म्स हैं, बीइंग फेयर एंड बीइंग फर्म। फेयर होने का मतलब होता है ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। व्हेन एन एम्प्लॉयर ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, ट्रांसपेरेंसी है, ही इज ट्रांसपेरेंट इन द प्रोसेस, तो ये क्या है, बीइंग फेयर। जो डिसीजंस ले रहा है वो क्या ले रहा है, वो ऑब्जेक्टिवली ले रहा है। तो यहां पर क्या है, इट इज बीइंग फेयर। ये जरूरी है ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो सके और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। बीइंग फर्म, व्हाट डज बीइंग फर्म मींस? तो फर्म का मतलब होता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं या जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको मानना, उनके लिए स्टैंड लेना, पहले से ही क्लियर बाउंड्रीज बनाना, और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को मानना विदाउट एनी प्रेशर। किसी के प्रेशर में आ करके जो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स या डिसीजंस हैं, एम्प्लॉयर उसको चेंज ना करे और सही डिसीजंस ले। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में बोथ फेयर एंड फर्म, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर? ऑप्शंस हैं, फोकसेस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, आई ऑन होराइजन, आस्क हाउ एंड व्हेन, डज थिंग्स राइट, ओरिजिनेट्स। तो देखिए यहां पे दो लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं, एक मैनेजर्स की और दूसरा लीडर्स की। तो फोकस ऑन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ये मेनली मैनेजर का कैरेक्टरिस्टिक होता है,
कि जो भी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का उसको एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना और प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं, जो स्ट्रक्चर है ये चेक करना। दूसरा है आई ऑन होराइजन। आई ऑन होराइजन का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो विजनरी हो, फॉरवर्ड थिंकिंग रखता हो, गोल्स पे फोकस्ड हो, फ्यूचर में फोकस्ड हो, फ्यूचर की तरफ काम करता हो। तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एसोसिएटेड है आपका लीडर से। नेक्स्ट है आस्क हाउ एंड व्हेन। ये देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मैनेजर से एसोसिएटेड है, यानी कि टाइम से काम हो, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है वो समय से पूरे हो, कब क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है टास्क को, ये पूछने का काम मैनेजर का होता है। नेक्स्ट है डज थिंग्स राइट। ये भी देखिए मैनेजर के ही कैरेक्टरिस्टिक है, यानी मैनेजर ज्यादातर किस बात पे फोकस्ड होता है कि जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, टास्क को सही तरीके से एज पर द गाइडलाइंस पूरा किया जा रहा है या नहीं। और लास्ट है ओरिजिनेट्स। ओरिजिनेट्स का मतलब है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। दैट मीन्स कि कोई चीज कहाँ से आ रही है, किस सोच से आ रही है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेशन ऑफ न्यू आइडियाज, इनिशिएटिव, स्ट्रैटेजीज। जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं नई नई चीजों को लाने के। तो ओरिजिनेट्स भी क्या है आपका लीडर के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। लीडर के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं आपके जैसे कि विजनरी, एक लीडर विजनरी होता है। इसके अलावा इंस्पिरेशनल होता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है। फोकस इसका होता है ऑन पीपल, फोकस ऑन पीपल, लोगों पर, एम्प्लॉयज पर फोकस करता है, ज्यादा बिलीव करता है इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ही फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो ये सभी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लीडर के। तो यहां पर देखिए बी और ई सही है, तो सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, बी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following non-functional reward does not fall under the job design category? ऑप्शंस हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस, फ्लेक्सिबल आवर्स, पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस और फ्लेक्सिबल ब्रेक्स। तो देखिए जॉब डिजाइन क्या है, ये आपकी एक प्रोसेस होती है। विच टाइप ऑफ प्रोसेस, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज टू एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, उसकी परफॉर्मेंस बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये सभी किसके पार्ट है, आपके जॉब डिजाइन के, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल नीड्स है दोनों को पूरा किया जा सके। यानी जॉब डिजाइन में क्या क्या आता है आपका, एक आपका आता है टास्क वैरायटी, यानी डिफरेंट टास्क देना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है टास्क आइडेंटिटी। दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉय है वो या तो पूरी प्रोसेस, पूरा वर्क खुद कर रहा हो या कुछ पार्ट ऑफ वर्क करे। नेक्स्ट है टास्क सिग्निफिकेंस, यानी मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़े वर्क का। ऑटोनॉमी हो, यानी एम्प्लॉयज को कंट्रोल देना कि वो अपने काम को कर सके। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक लेना परफॉर्मेंस। तो यहां देखिए रिवॉर्ड्स की जो बात की गई है, दो तरीके के रिवॉर्ड्स होंगे आपके, एक होता है आपका फंक्शनल रिवॉर्ड और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड्स। अगर हम फंक्शनल रिवॉर्ड्स की बात करें तो फंक्शनल रिवॉर्ड्स वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू द जॉब एंड परफॉर्मेंस। तो जो फंक्शनल रिवॉर्ड्स होते हैं इसमें आपका आता है सैलरी एंड बोनस। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, ये सभी। इसके अलावा आपका आएगा करियर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग, जॉब सिक्योरिटी, अश्योरेंस ऑफ जॉब और रिकॉग्निशन, यानी जो अचीवमेंट्स हैं उसको एक्नॉलेज करना। ये सभी क्या है आपकी डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द जॉब एंड द परफॉर्मेंस, तो इन्हें हम फंक्शनल रिवॉर्ड्स कहते हैं।
दूसरे होते हैं हमारे नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड्स। नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड्स का मतलब है जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली जॉब पे और परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट नहीं डालते हैं लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो नॉन फंक्शनल में आपका हो गया जैसे फ्लेक्सिबल आवर्स, यानी इंप्लॉइज अपने वर्किंग आवर्स को चूज कर सके। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस, अगर उन्होंने काम किया तो उनको प्रेज करना। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस, इसके अलावा फ्लेक्सिबल ब्रेक्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन फंक्शनल रिवॉर्ड डज नॉट फॉल अंडर जॉब डिजाइन कैटेगरी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस जो है ये आपका परफॉर्मेंस फीडबैक से रिलेटेड है rather than job design. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको मैक्रो लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स दिए हैं और लिस्ट टू में इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लिस्ट वन में देखिए क्या क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और फोर्थ है वर्किंग कंडीशंस। एग्जाम्पल है क्राउडेड वर्क एरिया, मेरिट पे प्लान्स, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट और लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चेंजेस आते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल चेंज आ गया, तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं और उनकी जॉब होती है इस पर उनको स्ट्रेस आता है। तो इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं दिस लीड्स टू स्ट्रेस टू द एम्प्लॉयज। ऐसे मैक्रो लेवल डायमेंशंस हैं जो पोटेंशियल स्ट्रेसर्स की तरह होते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि मैक्रो लेवल स्ट्रेसर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैक्रो लेवल स्ट्रेसर्स आपके चार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और वर्किंग कंडीशंस। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज जो हैं उसमें क्या क्या आता है, डाउनसाइजिंग, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, मेरिट पे प्लान, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट्स, ब्यूरोक्रेटिक रूल्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन में आता है आपका सेंट्रलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट होना, स्पेशलाइजेशन, रोल एम्बिग्विटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, अगर रोल्स क्लियर नहीं है और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट, अगर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी ना दी जा रही हो, और रिस्ट्रिक्टिव एंड अनट्रस्टिंग कल्चर, जब कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ना हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ये है आपकी टाइट कंट्रोल, ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉयज की कोई बात ना सुनी जाना, अपवर्ड कम्युनिकेशन ना होना, परफॉर्मेंस फीडबैक कम होना, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉयज से कुछ भी पूछना नहीं डिसीजन लेने से पहले, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस, एम्प्लॉयज का डिसीजन में पार्टिसिपेशन ना होना, प्यूनिटिव अप्रेजल सिस्टम। प्यूनिटिव अप्रेजल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा अप्रेजल सिस्टम जिसमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि अगर एम्प्लॉयज जो वर्क है अगर उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो उनको पैनलाइज करना। लास्ट है आपका वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में देखिए आपका क्राउडेड वर्क एरिया, नॉइज, हीट और कोल्ड, एयर पोल्यूटेड, स्ट्रॉन्ग ओडर, स्ट्रॉन्ग स्मेल होना, अनसेफ या डेंजरस कंडीशंस, लाइटिंग सही ना होना, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन, टॉक्सिक केमिकल एंड रेडिएशंस। ये सभी क्या है आपके जॉब स्ट्रेस हैं। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ये आपका रिलेटेड है मेरिट पे प्लान से, तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन में क्या हो जाएगा आपका, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, तो यहाँ आपका बी का सेकंड होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ये हो जाएगा आपका लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग या डिसीजंस, तो सी का आपका फोर्थ हो गया। और वर्किंग कंडीशंस ये हो जाएगा आपका क्राउडेड वर्क एरिया यानी डी का फर्स्ट। तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां से देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन देख लेते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर।
लिस्ट 2 में आपको दिया गया है ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉइज. The organization structure comprises separate business units, specifies clearly boundaries of authority and responsibility. तो देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आपका हो जाएगा सेकंड. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट की गई हो. ये एक नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स होता है दैट डेवलप्स बिटवीन द एम्प्लॉयज विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नेचुरल एम्प्लॉयज के बीच में बन जाता है ये रिलेशन. ये पर्सनल इंटरैक्शन, शेयर्ड कनेक्शंस, शेयर्ड इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है. जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो ऐसा पर्सन जिससे हमारा इंटरेस्ट कॉमन होता है, कनेक्शन होता है, जिससे आप इंटरैक्शन कर सकते हो, उससे क्या होता है हमारा एक इनफॉर्मल रिलेशन, एक दोस्ती बन जाती है. दूसरा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आपका देखिए बी का फोर्थ हो जाएगा. स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक डेलिब्रेटली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें जो रोल्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज क्लियरली डिफाइंड होती हैं. रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स के बेस पे काम किया जाता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर देखिए आपका सी का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स. नाम में देखिए वर्ड लिखा है डिवीजन, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स या डिविजन्स होते हैं और हर यूनिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन या मार्केट या ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर के काम करती है और हर डिवीजन इंडिपेंडेंटली वर्क करती है अपने रिसोर्सेस के साथ. और लास्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका हो जाएगा डी का फर्स्ट. ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर. फंक्शनल का मतलब है बेस्ड ऑन फंक्शंस डिपार्टमेंट्स बनाना, जैसे एचआर डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग. जो जैसा काम है उसको एक तरीके के काम को एक जगह करना फंक्शंस के बेस पर और डिपार्टमेंट्स बनाना. हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है जो कि मैनेज करता है वर्क को और टॉप लेवल मैनेजमेंट को वो रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goal is known as. ऑप्शन से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, को पार्टनरशिप, एफिलिएशन या फिर मोटिवेशन. तो देखिए फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है? ये आपका एक लैटिन वर्ड से आया है, मूवर से, जिसका मतलब होता है टू मूव. मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव या मूव कराती है. मोटिवेशन का जो एपिक सेंटर होता है, यानी कि कोई पर्सन मोटिवेटेड क्यों होगा? ड्यू टू नीड्स. किसी व्यक्ति की कोई नीड होगी जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है. मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हम उसको अचीव कर सके. हर पर्सन की अपनी अपनी नीड्स होती हैं जिसकी वजह से वो एक जगह काम कर रहा है या किसी तरीके से एक्ट करता है. तो उन फैक्टर्स को पहचानना, उन नीड्स को पहचानना कि वो एक पर्सन की क्या नीड्स हैं और उस नीड्स के हिसाब से फिर हम उसको मोटिवेट करते हैं. जैसे कि हम मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी देते हैं और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी देते हैं. अगर किसी पर्सन की नीड है कि उसे ज्यादा पैसा मिले तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उसे बोनस दे सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा एक पर्सन है जिसको रिस्पेक्ट चाहिए, एक अलग पहचान चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए, तो वहां पे हमको क्या करना होगा? मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड देना होगा. जैसे कि अगर आपने किसी को बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया या कोई अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया तो वो क्या, उसके लिए रिकॉग्निशन है. तो यहाँ पर रिकॉग्निशन नीड है या मनी जो है नीड है, और मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर हम महाभारत से एग्जाम्पल लें तो ड्यूरिंग द फाइट अर्जुन एक डिलेमा में थे, एक टेंशन में थे, एक दुविधा में थे कि वो कैसे अपने जो उनके अपने हैं, जो उनके क्लोज्ड वंस हैं, उनसे कैसे वो फाइट कर सकते हैं.
तो उस दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड किया, उनको गाइडेंस दी कि एक पर्सन की क्या ड्यूटी होती है, क्या सही है क्या गलत है, और सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, ये उन्होंने उनको बताया, गीता का ज्ञान दिया और उनको मोटिवेट किया कि वो जो उनका कर्तव्य है उस समय वो उसको पूरा करें। कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति को लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगी, वो भी वो मोटिवेशन के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। लिस्ट 2 में है मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज इज इंपरेटिव, hierarchical formalized communication channel, functions have only one plan and one boss, subordinates reports to only one boss। तो देखिए लिस्ट 1 में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 14 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मैनेजमेंट के, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसके बारे में यहाँ दिया है। सबसे पहला क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड गेट ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि उसको क्लियर रहे कि उसको कौन सा काम करना है और किसका कहा हुआ काम करना है, किसकी कही बात माननी है। अगर उसे एक से ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करें, प्लस एक चांस मिल जाता है एम्प्लॉय को अपने काम से बचने का। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स टू ओनली वन बॉस। दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है वन हेड वन प्लान। डायरेक्शन का मतलब है सभी लोग एक डायरेक्शन में, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम करेंगे। तो यहां पर आपका देखिए बी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है एक हायरार्की, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करना। जो स्ट्रिक्ट हायरार्कियल फॉर्मेट बना हुआ है उसी फॉर्मेट में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। कुछ इस तरीके से स्केलर चेन उन्होंने बताया है। ए को अगर ई से कम्युनिकेट करना है तो ये हायरार्की में फ्लो करेगा, डायरेक्टली वो ई से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ए कम्युनिकेट करेगा बी से, बी कम्युनिकेट करेगा ई से। इन इमरजेंसी सिचुएशन उन्होंने एक गैंग प्लैंक भी बताया है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो दो लोग जो सेम लेवल पर काम करते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी का आपका सेकंड हो जाएगा। और लास्ट है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये क्या एक फ्रेंच टर्म है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स इज अ फ्रेंच टर्म जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ बॉडी, यानी सेंस ऑफ यूनिटी, इंथुजियाज्म, डिवोशन, एक कॉमन कॉज की तरफ सभी मेंबर्स का। तो डी का आपका देखिए मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉइज इज इंपेरेटिव, ये आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following means management should promote team spirit of unity and harmony among employees? ऑप्शंस हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन और एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो देखिए यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये क्या है, एक आपका फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ बॉडी। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है आपका यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एक सेंस ऑफ यूनिटी, डिवोशन होना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरह। जो मेंबर्स हैं किसी भी ग्रुप के उन सभी को यूनियन बनाकर, मतलब एक साथ काम करना चाहिए विद टीम स्पिरिट। अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं और उन्हें कोई टास्क दिया गया है तो उनको ग्रुप में उस टास्क को करना है। इन 4 में से अगर एक मान लीजिए कि बीमार पड़ जाता है, उसकी हेल्थ कंडीशन डाउन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 4 अपने हिसाब से काम करेंगे, उसके हिस्से का काम छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि वो ग्रुप टास्क है, ग्रुप को मिलकर काम करना है। अगर एक पर्सन
अनेबल है अपने वर्क को पूरा करने के लिए, अपने हिस्से के काम को पूरा करने के लिए, तो ये बाकियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो मिलकर के उस काम को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? ऑप्शंस है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि जो ऑर्डर होता है एक सबऑर्डिनेट को वो वन बॉस से मिलना चाहिए, यानी एक बॉस होना चाहिए। जबकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसमें आपको दो बॉसेस मिलेंगे जो एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। दो बॉसेस होते हैं जो एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए डायग्राम से आपको क्लियर होगा। अब देखिए एक प्रोजेक्ट यूनिट है जो काम कर रही है यहाँ पर, और 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं एज प्रोजेक्ट मैनेजर जो वर्क को सुपरवाइज करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी और प्रोजेक्ट मैनेजर सी। प्रोजेक्ट यूनिट्स यहाँ पे कितनी है आपकी? 3 है। प्रोजेक्ट यूनिट ए है, प्रोजेक्ट यूनिट बी है, प्रोजेक्ट यूनिट सी है। हर प्रोजेक्ट यूनिट का अपना परचेज यूनिट है, मैकेनिकल यूनिट है, फिनांस यूनिट है और पर्सोनल यूनिट है। और जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से यहाँ पे आपको मैनेजर्स अपॉइंट किए गए। तो देखिए परचेज यूनिट ए, अब परचेज यूनिट ए में काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, जो एम्प्लॉय होगा, उसको दो तरफ से ऑर्डर मिलेगा। एक उसको प्रोजेक्ट मैनेजर ए ऑर्डर देगा, दूसरा उसको कौन ऑर्डर देगा? परचेज मैनेजर। लाइन अथॉरिटी वर्टिकली फ्लो कर रही है, जबकि प्रोजेक्ट अथॉरिटी क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है। इसी तरीके से देखिए आप पर्सोनल मैनेजर में देखिए तो पर्सोनल यूनिट ए में क्या हो रहा है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर ए है वो भी यहाँ पर इसको ऑर्डर देगा और जो पर्सोनल मैनेजर है वो भी ऑर्डर देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बॉसेस हैं, 2 बॉस हैं जो ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? एक बॉस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में 2 बॉसेस हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डिविजनल स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइजेशन। लिस्ट 2 में है रेफर्स टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, refers to the number of subordinates under a supervisor, और फोर्थ है द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर ऑपरेटेड। तो देखिए सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क ऑपरेट करते हैं। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। बी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुपरवाइजर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्क कर सकते हैं, यानी कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपरवाइजर संभाल सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है डिविजन्स करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। तो देखिए ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, सी का आपका सेकंड हो जाएगा। और लास्ट डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट करना। तो यहाँ पे देखिए आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organizational structure promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed? ऑप्शंस हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है डिपार्टमेंट्स पे।
यानी कि जो फंक्शंस होते हैं उनके बेस पे क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाया जाता है। यानी जो कॉमन वर्क होगा, यानी एक तरीके का वर्क होगा, उसको क्या किया जाता है, एक यूनिट में रखा जाता है, अंडर वन यूनिट। जैसे आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फिनांस का डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा, फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पर पैसा लगाया जाएगा, किन किन डिपार्टमेंट्स में किन किन जगहों पे कितने पैसे की जरूरत है। और इसमें वही लोग काम करेंगे जो फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड हो, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर डिपार्टमेंट का क्या होगा, आपका एक डिपार्टमेंट मैनेजर होगा जो वर्क को देखता है और जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट मेड not only from inside the company but from groups outside the organization is known as 360-degree feedback, 720-degree feedback, performance appraisal या फिर MBO। 360-degree feedback में क्या होता है कि जो फीडबैक लिया जाता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस होता है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सुपरवाइजर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, अगर इनसे असेसमेंट करने के लिए हम फीडबैक ले रहे हैं तो वो 360 डिग्री फीडबैक का पार्ट होता है। नेक्स्ट है 720 डिग्री फीडबैक। इसमें क्या होता है कि 360 डिग्री फीडबैक तो है ही, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो आप फीडबैक लोगे ही, साथ साथ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके अदर लोग हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी आप फीडबैक लेते हो, जैसे कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर्स, इन सब से। दैट मीन्स 720 डिग्री इंक्लूड्स इंटरनल सोर्सेस प्लस एक्सटर्नल सोर्सेस। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया गया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जो मैनेजर या सुपरवाइजर कंडक्ट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। तो ये जो आपका 360 डिग्री, 720 डिग्री है, ये सभी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाता है, जिसमें जॉइंटली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल लेवल पर बनाते हैं और अकॉर्डिंगली प्लान्स को बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जो गोल है उसको हम अचीव कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से, assessment made not only from inside the company but from group outside the organization is known as 720 degree feedback। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड असेसमेंट शुड फोकस ऑन। ऑप्शंस है, टेक्नोलॉजी टू इंटरवीन बिटवीन अप्रेजर एंड अप्रेजी, individual traits, behaviors exhibited by assessees, knowledge, skills possessed, results achieved। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रोसेस होती है, एक ऑर्गेनाइज या सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें जो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस है उसको हम इवेल्युएट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। यानी ये असेस करते हैं कि एक एम्प्लॉय अपने वर्क को, अपने रोल को किस तरीके से पूरा कर रहा है, कहाँ कहाँ ऐसी जगह है या एरियाज है जहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि उनको ट्रेनिंग दिया जा सके और उनको जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, प्लस डिसीजंस लिए जा सके रिलेटेड टू प्रमोशन, सैलरीज, ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट। तो देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो किन बातों पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल ट्रेट्स, ये कंसिडर करेंगे कि एक पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, किस तरीके का है, जो उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर्स एग्जिबिटेड बाय द एसेसेस। तो जो बिहेवियर है उस एम्प्लॉय का, वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय का किस तरीके का बिहेवियर है, इसको भी असेस किया जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज एंड स्किल पजेस्ड, एक एम्प्लॉय के पास क्या नॉलेज है, क्या स्किल है, कितनी एक्सपर्टीज है, कितना वो कॉम्पिटेंट है। और लास्ट है रिजल्ट्स अचीव्ड, यानी जो एम्प्लॉय है उसने क्या जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स हैं उसको अचीव किया है या
नहीं किया है, यानी गोल्स की तरफ वो काम कर रहा है, यानी क्या क्या उसने अचीवमेंट की है। तो यहां पर देखिए बी, सी, डी और ई, ये चारों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट होगा, बी, सी, डी एंड ई ओनली। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा यूजीसी नेट सितंबर 2024 में पूछे गए बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम के शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस को। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।